तो बच्चों हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया था, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि एक्चुअली में ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जरूरत क्यों है। तो इसको बात करते हुए हम रेस्पायरेशन पे गए थे और रेस्पायरेशन को बताने के लिए हमने डाइजेशन की बात करी थी। हमने कहा था बेटा हमारे बॉडी में लगातार मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए जरूरी क्या है? एनर्जी। एनर्जी जरूरी है। अब उस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है बेटा जब हम कोई फूड पार्टिकल खाते हैं तब। फूड पार्टिकल खाएंगे बेटा, उसको डाइजेस्ट किया जाएगा, डाइजेशन के दौरान कुछ एनर्जी कंज्यूम भी होगी, लेकिन बदले में निकलती ज्यादा है, इसलिए हम एनर्जी पॉजिटिव में रहते हैं बेटा। इसलिए जो है हम ये कहते हैं कि हमारी मेटाबॉलिक रेट ठीक ठीक चल रही है। अगर हम खाना वगैरह नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाएगी। अब हम फूड पार्टिकल्स में ले क्या क्या रहे थे, ये सब बेटा हमने समाप्त किया था पिछले लेक्चर के अंदर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने कहा था आपके जो मेन फूड सोर्सेज है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स और विटामिन्स वगैरह, वाटर वगैरह इंटेक करते हो आप, ये सब चीजें हैं। इनमें मेनली जो फोकस करना है बेटा, हम कार्बोहाइड्रेट जब ले रहे थे तो कार्बोहाइड्रेट लेते वक्त हम पॉलीमेरिक फॉर्म में ज्यादातर ले रहे होंगे, ज्यादातर बेटा कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे होंगे, उनको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर बेटा पॉलीमेरिक फॉर्म में लिया तो आपको किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट करना होगा बेटा? मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर, डाइमेरिक फॉर्म के अंदर, है ना, मोनोमर का फॉर्मेशन करना होगा। अगर आपने प्रोटीन लिया तो प्रोटीन का मोनोमर बेटा आप अमीनो एसिड मान रहे हो। फैटी एसिड अगर फैट लिया है तो बेटा फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह की बात करते हैं हम। अब सुनो जरा, ये जो मोनोमेरिक फॉर्म जनरेट हुए हैं बेटा, इनको फर्दर कैसे ऑक्सीडाइज किया जाए? इनके ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा सेलुलर रेस्पायरेशन से है। हम जब सेलुलर रेस्पायरेशन करते हैं तो एक्चुअली में ये जो सिंपल फॉर्म ऑफ कंपोनेंट है जो हमारे सेल का हिस्सा बन चुके हैं, इनको हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जो हमारे सेल के अंदर जाके, है ना, मेटाबॉलिज्म को चलाने वाले हैं। इनकी प्रोड्यूस हुई, इनको तोड़ने के बाद में जो हमें एनर्जी मिलने वाली हमारी सेल को, उससे हमारे बॉडी के फंक्शंस चलने वाले हैं। जितने भी फंक्शन आप देख रहे हो, जितने भी मेटाबॉलिक फंक्शंस है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, ऑस्मोरेगुलेशन हो, रिप्रोडक्शन, जितनी भी एक्टिविटीज है बेटा, सबके लिए एनर्जी कहां से मिलने वाली है? इस सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स तोड़े गए हैं उनसे रिलीज हुई एनर्जी को जो एटीपी के फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया है, उस एनर्जी से हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म चलने वाली है। समझ पाए? बोलो ठीक है। अब देखो, ये सारी बातें हमने करी थी, और अब क्योंकि बेटा हमने कहा था मेटाबॉलिज्म के दौरान होता क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान होता क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो मॉलिक्यूल टूटेगा, और टूटने के बाद में फॉर्मेशन क्या होगा? बाई प्रोडक्ट के रूप में बेटा CO2 और H2O निकलेंगे, और जो एटीपी बनेगा वो तो हमारे काम का है। लेकिन जो CO2 बना है, क्योंकि CO2 आपके लिए हार्मफुल है, अगर एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा बॉडी में तो उसको निकालना जरूरी हो जाता है। CO2 को एक्सक्रीट करने के लिए आपको लगातार ब्रीदिंग का काम करना होगा। अच्छा, CO2 क्यों निकलेगा बेटा? क्योंकि आप डायरेक्ट, है ना, लगातार कैटाबोलिक रिएक्शंस कर रहे हो, लगातार सेलुलर एक्टिविटीज कर रहे हो, सेलुलर रेस्पायरेशन कर रहे हो, उस दौरान ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई होनी चाहिए, और CO2 जो बन रहा है इसको बाहर भी निकालना चाहिए। उसके लिए हमें करना है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक। और ब्रीदिंग के अंदर हम करने क्या वाले हैं, रेस्पायरेशन के प्रोसेस में हम क्या क्या करने वाले हैं, इसको हम देखने जा रहे हैं। जरा देखो ध्यान से। हमने ये कहा था बेटा कि रेस्पायरेशन एक बड़ा टर्म है, उस बड़े टर्म के अंदर हम छोटे टर्म की बात करने जा रहे हैं, स्टेप्स ऑफ रेस्पायरेशन देखने जा रहे हैं। तो पिछले टर्म पे जो बातें हमने करी थी बेटा, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो जरा, 5 स्टेप हैं टोटल, 5 स्टेप्स हैं। इनमें स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं तो हमने कहा बेटा जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको आप बेटा एल्वेलाई के अंदर ले आए। मान लो ये एल्वेलाई है, लंग्स की एल्वेलाई है। यहां पे आपने क्या किया? एक्सचेंज किया, गैसेस का एक्सचेंज किया। जो एल्वेलाई के अंदर गैसेस थी उनको एक्सपेल्ड आउट किया गया, बाहर निकाला गया, और जो एनवायरनमेंट की गैसेस थी उनको अंदर लाया गया। अब एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन बेटा अगर मैं कहूं तो एटमॉस्फेरिक एयर जो कि आप इन कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, O2 ज्यादा होगा, O2 भर ली गई। और क्योंकि यहां पे एल्वेलाई के अंदर CO2 ज्यादा होगा बेटा इसको बाहर कर दिया गया। अब जो एल्वेलाई के अंदर CO2 आया होगा बेटा, वो कहां से आया होगा?
जो एल्वेलाई के अंदर CO2 आया होगा वो आया कहां से होगा, जो हमारे बॉडी की सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान बाई प्रोडक्ट के रूप में CO2 निकला था बेटा, वो ब्लड में घुलने के बाद में ब्लड के साथ में पहुंचा हार्ट के अंदर, और हार्ट से पंप किया गया आपके लंग्स के पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको आपने कहा है। उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो उसके उसके जो CO2 है बेटा उनको एल्वेलाई के अंदर भेजा गया, और क्योंकि एल्वेलाई के अंदर आपने पहले से इनहेल कर रखा है, जब CO2 की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई, CO2 कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ने लग गया, आपने बहुत गहरी सांस खींची जल्दी से। जो बेटा हम लगातार सांसें ले रहे होते हैं उसका रीजन क्या है, क्योंकि लगातार मेटाबॉलिज्म चल रही है। आप ये जानते हो बेटा रनिंग के दौरान एक्सरसाइज की एक्टिविटीज, जब कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हो उस दौरान आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस समय मेटाबॉलिज्म आपका ज्यादा हो गया। मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया इसका मतलब तेजी के साथ में बेटा जो फूड प्रोडक्ट्स है टूट टूट के एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और एटीपी बन रहा है तो साथ में क्या बन रहा है, CO2 भी बन रहा है। तो उस CO2 को लगातार एक्सपेल आउट भी करना है, CO2 को लगातार एक्सपेल आउट करना है, ऑक्सीजन को इनटेक करना है, इसलिए आपकी सांसें बढ़ जाती हैं, आप जल्दी जल्दी सांसें खींचने लग जाते हो। अच्छा अब देखो, ये बेटा फर्स्ट स्टेप था जहां पे हमने कहा एटमॉस्फेरिक एयर, जो क्या है बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर है, इसके साथ में हम एक्सचेंज कर रहे हैं। एल्वेलाई के अंदर प्रेजेंट एयर है ना, जो एटमॉस्फेरिक एयर होगी यहां पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जो एल्वेलाई के अंदर होगा बेटा CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन कूद के इसके पास चला जाएगा, CO2 कूद के इसके पास चला जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है बेटा, दूसरा स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है बेटा, अब यहां पे जो आपने ना ऑक्सीजन भरा एल्वेलाई के अंदर, इस एल्वेलाई वाले ऑक्सीजन को आपको भेजना है कहां पे, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आए हो बेटा उसके अंदर CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, और गैसेस मूव करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर, अकॉर्डिंग टू देयर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन बेटा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होने वाली चीज है। सिंपल डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो देखो जरा, तो ऑक्सीजन यहां से यहां चला जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई के अंदर ज्यादा है। CO2 कहां पे ज्यादा है बेटा, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 ज्यादा है, CO2 भाग के इसके पास चला जाएगा। जो इसके अंदर CO2 था भाग के यहां चला गया, जो ऑक्सीजन इसके पास था ये भाग के कहां चला है, यहां पे चला गया। अब इसको पहुंचाया कहां पे गया बेटा, इसको पहुंचाया गया आपके हार्ट के अंदर, मान लो यहां पे है ना। है ना, अब सोचो यहां की आप बात करें बेटा, है ना, यहां पे जो ब्लड आ रहा होगा, यहां पे जो ब्लड आ रहा होगा, सोचो देखो, इसके बाद में पंप किया गया इसको दोबारा से, यहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा। ये मैं बात कर रहा हूं बेटा उस जगह की जहां पे सेल्स वगैरह प्रेजेंट है। पहला स्टेप हमने बताया बेटा ये वाला। दूसरा स्टेप ये है कि जो एल्वेलाई है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटा, इनके बीच में गैसेस का एक्सचेंज करना। बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज करना। अच्छा, थर्ड पॉइंट हमने कहा बेटा इसको ट्रांसपोर्ट करना, है ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस थ्रू ब्लड। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये जो ट्रांसपोर्ट होके बेटा सेल और टिश्यू तक पहुंचे हैं, यहां पे एक्सचेंज होना, है ना, एक्सचेंज इनके बीच में होना बेटा। ये जो ब्लड के अंदर जो गैसेस हैं इनके बीच में, है ना, जो बिटवीन बॉडी टिश्यू
एंड ब्लड। ब्लड और बॉडी टिश्यूज के बीच में बेटा गैसेस एक्सचेंज होना, फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट बेटा जो सेलुलर रेस्पिरेशन हम बोल रहे हैं ना, वही है। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्सीजन पहुंची है टिश्यूज तक, इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कोई भी हो सकता है ना, है ना। अगर कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक डाउन करना है, फैट है उसको ब्रेक डाउन करना है, अगर गलती से प्रोटीन है तो उसको ब्रेक डाउन करना है। आप समझ रहे हो? ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की मैं बात कर लूं बेटा, ये जो पहला पॉइंट हमने बताया, ये जो फर्स्ट स्टेप बेटा हमने बताया है, ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का है जिसको पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ये बेटा क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी वेंटिलेशन है ना। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये सेकंड से लेके फोर्थ तक बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर आएगा। और जो फिफ्थ वाला पॉइंट है बेटा किसके अंदर आएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। समझ रहे हो? इतनी चीजें समझ गए आप बढ़िया से। अब बेटा हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म बेटा जब बातें करते हो तो लोअर टू हायर ऑर्गेनिज्म हम अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो उनमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जा रहे हैं, है ना, रेस्पिरेशन के लिए, उनको देखो जरा। ये टॉपिक बताना इसलिए भी जरूरी बेटा, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत दिया है। दूसरी चीज ये है कि आपका पूरा थ्रॉली रिवाइज हो जाएगा, जो एनिमल किंगडम वाला टॉपिक है वो भी, है ना। बहुत अच्छा है ये, देखो जरा एकदम अच्छे से। अगर वहां पे कुछ चीजें रह गई हो तो यहाँ पे देख लो उसको। देखो ऑर्गेनिज्म एक तरफ बेटा, ऑर्गेनिज्म ये पूरा चार्ट बना लो, बड़ा अच्छा सा टॉर्च ये चार्ट बनने जा रहा है बेटा। ऑर्गेनिज्म, दूसरी तरफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो पूरा ही क्यों ना डिस्कस कर डालूं। देखो जरा, पोरीफेरा से शुरुआत करते हैं। कहां से बेटा? अब ये बताओ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, इन सब में क्या हमने कहीं पे भी स्पेशल ऑर्गन की बात करी बेटा जिससे रेस्पिरेशन हो रहा हो? तो पोरीफेरा टू एस्केलमिन्थीज आपको ये याद रखना है बेटा कि इनमें जो हो रहा है रेस्पिरेशन, ये किसके थ्रू हो रहा है? जनरल बॉडी सरफेस। किसके द्वारा हो रहा है बेटा? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा हो रहा है। ओके, सुनो जरा, इसके बाद की बात, इसके बाद की बात, पोरीफेरा से एस्केलमिन्थीज जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। एस्केलमिन्थीज की बाद में बेटा फाइलम आता है एनेलिडा, जिसके अंदर आप फार्मर फ्रेंड को पढ़े थे जिनका नाम है क्या? अर्थवर्म। सुनो जरा बेटा, एनेलिडा के अंदर हमने मॉइस्ट क्यूटिकल बोला था। क्या बोला था? मॉइस्ट क्यूटिकल। याद आ रहा है क्या? अच्छा सुनो, सबसे ज्यादा हमने एक फाइलम और बताया था जहां पे ना अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन बताए थे, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर बेटा इंसेक्टा क्लास की बात करो तो इंसेक्टा के अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन होता है ना। आर्थ्रोपोड्स में भी बेटा अगर मैं इंसेक्टा की बात करूं, अच्छा इनमें ना
कॉकरोच वगैरह की बात है ना बेटा, कैसा होगा, ट्रैकियल रिस्पायरेशन होगा। ट्रैकियल रिस्पायरेशन। अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, आपसे बात करूं स्पाइडर स्कॉर्पियन वगैरह की, है ना, स्पाइडर स्कॉर्पियन वगैरह की, यहां पे बेटा जनरली आपको बुक लंग्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बुक लंग्स, है ना, ये एरेक्निडा वगैरह में आते हैं बेटा, बुक लंग्स इसके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल जिसको हमने कहा था, लिमुलस की बात करूं, बुक गिल्स मिलते हैं। क्या मिलता है बेटा, बुक गिल्स। अच्छा हाँ, अगर लिमुलस के बारे में मैं आपसे पूछूं भैया लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं, लिविंग फॉसिल का मतलब क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा, जिसके अंदर इवोल्यूशन के दौरान कोई चेंज ना आया हो, कोई बदलाव ना आया हो, जैसे जब पैदा हुए थे भाई साहब वैसे ही हैं अभी, इन्होंने एकदम रजिस्टर कर दिया, कहा हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होने वाला है, समझ रहे हो, जैसे पैदा हुए थे वैसे अभी भी हैं, इनका कहीं कोई सिस्टम चेंज नहीं हुआ है ना, ये एकदम रजिस्टर टाइप के हैं, हम नहीं बदलेंगे। ठीक, लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल बोलते हैं बेटा, इनके अंदर कैसे होता है, बुक गिल्स। अच्छा, बुक गिल्स और बुक लंग्स में बेटा बुक का मतलब क्या है, बुक लंग्स या बुक गिल में बुक का मतलब ये है कि ये जो है बुक गिल्स और लंग्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें बुक का मतलब ये है, बुक में मतलब बेटा कई सारे पेजेस होते हैं एक दूसरे के ऊपर अरेंज, ऐसे ही यहां पे जो बुक गिल्स या बुक लंग्स है इसके अंदर बेटा कई सारे लैमिली के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई है ना किताब के पन्ने एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हो, ऐसा ही लैमिली के फॉर्म में बेटा ये गिल्स लंग्स एक दूसरे के ऊपर एकदम चढ़े रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर एकदम चढ़े रहते हैं, समझे आप, ठीक है, ओके। किस फॉर्म में बेटा, लैमिली के फॉर्म में, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिली, in the form of arranged in the form of arranged in the form of lamella, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ो, इसमें बेटा एक और बात कर लेते हैं, ट्रांस क्रस्टेशिया का जो मेंबर था, अभी आर्थ्रोपोडा ही चल रहा है, देखो जरा कितने ढेर सारे हैं, है ना, ट्रांस ट्रांस है ना, झींगे बेटा एक्वाटिक है पूरी तरीके से, इनके अंदर क्या होगा बेटा, गिल्स पाया जाएगा, गिल्स के थ्रू होगा, इसको नोट कर लें, फिर इसको मिटा के फिर नेक्स्ट हम नोट करते हैं, ठीक है, ओके, नोट कर चुके होगे बेटा, ठीक। कार्तिक तुम इनमें से क्या बनना चाहते हो बेटा, एनिलिडा का मेंबर बनना चाहते हो, आर्थ्रोपोडक बनना चाहते हो, मोलस्कक बनना चाहते हो, पोरीफेरा वाला बनना चाहते हो, है ना, क्या बनना चाहते हैं आप, या इंसान ही रहना चाहते हैं, इंसान हो के यार फायदा तो उठा नहीं पा रहे तुम इंसानों में का, नो चेंज, लिमलस बनना चाहते हैं आप, ओके। आर्थ्रोपोडा तक बेटा हमने बताया था, अब आगे मोलस्का की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मोलस्का की, फीदर लाइक गिल्स, टिनिडिया बोल रहे थे बेटा इसको, है ना, फीदर लाइक गिल्स या इसी को टिनिडिया बोलते हैं, है ना, केबर्स ऑर्गन बोलते हैं, समझ रहे हो,
है ना। फीदर लाइक गिल्स आप याद रखो, एनसीईआरटी के टर्म में यही अच्छा है ना बेटा। ये दो काम कर रहा था, एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन दोनों कर रहा था। इसके बाद में इकानोडर्मेटा की बात कर लो। किसकी? इकानोडर्मेटा की। इकानोडर्मेटा किसकी बात बेटा? इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा के अंदर जो वैसे तो बेटा है ना कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन जो सब में कॉमन है मैं केवल उसकी बात करने जा रहा हूं, है ना। ठीक है, सब में जो कॉमन है बेटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, इसके थ्रू बेटा यहां पे रेस्पिरेशन वाला काम भी हो जाएगा थ्रू ट्यूब फीड। समझे? ओके। अब देखो बेटा इकानोडर्मेटा के बाद में हेमिक्वार्डेटा। हेमिक्वार्डेटा में भी फिर से बेटा गिल्स की हम बात करते हैं। गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, डॉर्सल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा सुनो, अब बेटा कॉर्डेटा फाइलम में सबकी बात हम नहीं करेंगे, कुछ की बात करेंगे। कॉर्डेटा के अंदर फिशेस की बात करते हैं। फिशेस में बेटा गिल्स पाई जाती हैं, और ये गिल्स बेटा परकुलम के द्वारा कवर भी हो सकती है, नहीं भी कवर हो सकती है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फीबिया के अंदर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है बेटा, है ना। जितना ज्यादा रेस्पिरेशन का डाइवर्सिफिकेशन एम्फीबिया के अंदर है शायद ही कहीं है ना। एम्फीबिया में अगर इसके लार्वा की बात करें, है ना, लार्वा की क्या बोलते हैं? टैडपोल। ये भाई साहब कैसे, टैडपोल भाई साहब कैसे करते हैं रेस्पिरेशन? जानते हैं क्या आप? टैडपोल कहां पे रहते हैं भैया? पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर रहेंगे, गिल्स के द्वारा करेंगे, समझे क्या? ओके, गिल्स के द्वारा। इसके अलावा गिल्स के अलावा बेटा फ्रॉग में या एम्फीबिया के जो अदर मेंबर्स है बेटा, फ्रॉग में खास करके, है ना, मैं ये कह रहा हूं कि गिल्स तो अगर एक्वेटिक फॉर्म के अंदर है वहां तो हो ही सकता है गिल्स के द्वारा। अगर ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है, जमीन के अंदर है, क्योंकि हाइबरनेशन एस्टिवेशन की बात करते हो, विंटर स्लीप समर स्लीप की बात करते हो बेटा, ये अपने मेटाबॉलिक रेट को स्लो डाउन करके जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है इनके लिए तो ये जमीन के अंदर घुस जाते हैं। आप समझ रहे हो क्या? जमीन के अंदर घुस जाते हैं। अब सुनो, तो अगर गिल्स ही रहेगा तो ये टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में कैसे अडॉप्ट करेंगे, जमीन के अंदर कैसे रहेंगे? तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा देखो क्या क्या होता है बेटा, इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो सकता है। कैसा हो सकता है बेटा? क्यूटेनियस। क्यूटेनियस, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यार। क्यूटेनियस का मतलब थ्रू स्किन, स्किन के थ्रू बेटा। इसके अलावा बेटा बक्कोफेरेंजियल हो सकता है, बक्कोफेरेंजियल हो सकता है। इसके अलावा बेटा लंग्स के थ्रू हो सकता है, लंग्स के थ्रू हो सकता है। क्यूटेनियस बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, स्किन की बात करूं, तो स्किन के थ्रू फ्रॉग कैसा भी इन्वायरमेंट रहे, एक्वेटिक रहे वहां भी कर लेगा, जमीन के ऊपर है तब भी कर लेगा, जमीन के अंदर घुसा है तब भी कर लेगा। समझ रहे हो? क्यूटेनियस बड़ा ही काम का रेस्पिरेशन है बेटा। क्यूटेनियस ऐसा है कि हर जगह पे, चाहे वो फ्रॉग जमीन के अंदर घुसा हो, चाहे जमीन के ऊपर हो, चाहे पानी के अंदर हो, हर जगह स्किन के थ्रू हो जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो जाएगा। अच्छा बक्कोफेरेंजियल फ्रॉग को अगर आपने बेटा बहुत अच्छे से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, है ना, ये गले के नीचे लगातार ऐसे ऐसे चलता रहता है, चलता रहता लगातार, है ना। बचपन में हम देखते थे, हमको लगता था इसको बीमारी है कोई, बेचारे को ठीक करना चाहिए, है ना, भगवान ने इसको ऐसे क्यों बना दिया। अब समझ में आता है क्यों बनाया बेटा। बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में होता क्या बेटा, जो इसकी बक्कल कैविटी है हाईली वेस्कुलराइज्ड कर देते हैं इसको, है ना। इससे होता क्या है कि जितने भी गैसेस ये पंप करता है ना, जो मुंह के अंदर रखता है, उसके बाद में ना उनको डायरेक्टली पंप कर देता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और वो इसके बॉडी के अलग अलग सेल्स टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो? या लंग्स के थ्रू हो ही सकता है। अब इसके बाद में जितने भी है बेटा एम्फीबिया के बाद में, चाहे रेप्टाइल की बात कर लो,
चाहे एवीज या बर्ड्स की बात कर लो, चाहे मैमेलिया की बात कर लो, सब में बेटा कैसे होगा, लंग्स के थ्रू होगा, है ना। तो रेप्टाइल्स, एवीज या बेटा बर्ड्स एंड मैमेलिया, इन सब में बेटा कैसे होगा, लंग्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये रहे बेटा आपके ऑर्गेनिज्म के अंदर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर लोअर टू हायर पाए जाने वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, इनका पूरा है ना हमने कर दिया है। तो इस लेक्चर में बेटा इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।